हेलो एवरीवन, यू विद मी सारिका ऑन 11 स्ट्रीम। आप हमारा यूट्यूब चैनल ज्वाइन कीजिए, शेयर कीजिए और इसमें पार्टिसिपेट भी कीजिए। आज से हम अपनी नई सीरीज शुरू कर रहे हैं, द रोड लेस ट्रैवल्ड। इसमें हम बात करेंगे कुछ ऐसे लोगों से जिन्होंने थोड़ा सा कुछ अपनी लाइफ में हट के किया है, और ये जो हट के किया है उससे ना सिर्फ अपनी लाइफ बल्कि अपने आसपास के लोगों की लाइफ, अपनी कम्युनिटी की लाइफ को थोड़ा सा बेटर बनाया है। So we will talk to people who have not only made a positive difference in their lives but in the society at large. And today I am privileged to have a beautiful human being with me, जिन्होंने ना सिर्फ अपनी मेहनत से, अपनी फाइट से अपनी लाइफ को बेटर बनाया है, आज सक्सेसफुल हैं, बल्कि अपनी कम्युनिटी के लिए भी बहुत कुछ कर रहे हैं। सो लेट्स वेलकम धनंजय चौहान, जिनकी जर्नी आज हम शेयर करेंगे घुंघरू से किताब तक। मैं तो धनंजय को बहुत टाइम से जानती हूँ, बट धनंजय वेलकम। थैंक यू। मेरा नाम धनंजय चौहान है और मैं पंजाब यूनिवर्सिटी की पहली ट्रांसजेंडर स्टूडेंट हूँ। मंगलमुखी ट्रांसजेंडर वेलफेयर सोसाइटी के मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, और जो चंडीगढ़ में प्राइड होती है, LGBT प्राइड 2013 से, वो मैं ही करवाती हूँ हर साल पंजाब यूनिवर्सिटी में। और तमाम और भी ऑर्गेनाइजेशन हैं जिसके मैं मेंबर भी हूँ। जो चंडीगढ़ में एक ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड भी है, उसकी भी मैं मेंबर हूँ। पंजाब यूनिवर्सिटी की जो फीस, जो ट्रांसजेंडर के लिए फ़ीस माफ़ी की जो एक कमेटी बनी है, उसकी भी मैं मेंबर हूँ। तो तमाम और भी चीज़ें जो चंडीगढ़ में हो रही हैं उनके मैं सदस्य हूँ, सक्रिय कार्य कर रही हूँ चंडीगढ़ में, ताकि ट्रांसजेंडर को इक्वल राइट्स मिल सकें, इक्वल राइट के साथ साथ इक्विटी भी मिल सके, ताकि वो मेन स्ट्रीम में आ सकें, एजुकेशन ले सकें, हेल्थ का और शेल्टर का, होम हो गया, हर जगह जॉब का, हर जगह उनको इक्वालिटी के साथ इक्विटी भी मिले। तो मैं तमाम और भी काम कर रही हूँ। बहुत खूब धनंजय। अभी जब हम बात कर रहे थे तो आपने एक बात बहुत इंटरेस्टिंग बोली, अननेचुरल इज ऑल्सो नेचुरल। तो इस पे थोड़ा सा आप एलाबोरेट करके हम सबको बताओ। देखिए, वेद में एक मंत्र आता है, विकृतिम एवं प्रकृति। जो विकृति है वो भी प्रकृति का ही हिस्सा है। व्हाट इज़ अननेचुरल इज़ ऑल्सो नेचुरल। इस दुनिया में जो भी चीज़ है जो हमें दिखाई देती है वो अननेचुरल नहीं है, वो प्रकृति ने ऐसे ही बनाया। अगर पेड़ टेढ़ा है तो वो जैसे आम का पेड़ टेढ़ा है तो उसमें फल भी लगते हैं, और जो टेढ़ा होता है वो फल देता है और छाया भी देता है। कभी भी सीधा पेड़ छाया नहीं देता है। और निर्जीव जो है वो सीधे ही रहती है, जीव जो है वो टेढ़ा हो जाता है। और जो जीवन देता है, डेड बॉडी हमेशा सीधी रहती है, उसके अंदर प्राण नहीं होते हैं। यस। और स्ट्रेट कैन बी लाइन, ह्यूमन जो है वो कभी स्ट्रेट नहीं होता, वो हमेशा फ्लेक्सिबल रहता है कहीं भी। क्योंकि हर एक शेर है जिसमें इकबाल का, इसमें थोड़ा नम हो तो ये ज़मीन बड़ी ज़रखेज़ है, थोड़ा झुक जाए तो ये ज़मीन जो हमारी धरती है, दिलों में प्यार बढ़ जाता है। तो हमें हर इंसान को एक सहज भाव में रहना चाहिए। और वो हम जो किन्नर हैं, हम ट्रांसजेंडर लोग हैं, वो जानते हैं कि कैसे जीवन जिया जाता है, और वो हम जीवन जी रहे हैं। अ वेरी ब्यूटीफुल थॉट। पर ये बताइए, जब ये जो प्रोसेस, जब हम पैदा होते हैं तब से तो नहीं, खुद को रियलाइजेशन नहीं होती है। तो जब से रियलाइजेशन होने लगती है तो वो जो अंदर एक फाइट चलती है कि जब ये लगने लगता है कि हम शायद उतने नॉर्मल नहीं हैं जितने लोग आसपास हैं, तो अंदर एक दिल में, दिमाग में जो एक जद्दोजहद चलती है, वो उसके बारे में कुछ, बिकॉज बहुत सारे लोग होंगे जो हमें इस वक्त देख रहे होंगे जो शायद खुद इस दौर से गुजर रहे होंगे। देखिए, जब मैं 3 साल की थी तो मुझे रियलाइज़ हुआ, मुझे एहसास हुआ कि मैं जो हूँ वो मैं वो नहीं हूँ। जो मुझे दुनिया बना रही है या दुनिया समझ रही है वो मैं नहीं हूँ। लेकिन वो एक दिन का काम नहीं था समझना। 3 से लेकर 5 साल की एज में, वो 2 साल का समय था, वो उस दौरान किस दिन किस समय कब वो एहसास होना शुरू हुआ मुझे नहीं पता। लेकिन ये 2 साल के दौरान मुझे एहसास हुआ कि मैं आई ट्रैप इन रॉन्ग बॉडी। या मुझे ये बड़े बड़े शब्द नहीं पता थे कि ट्रांसजेंडर क्या होते हैं, ट्रैप क्या हो गया मैं। मुझे सिंपल इतना पता था कि मैं लड़की हूँ। और 5 साल की एज में जब मेरा मुंडन हुआ तो मैंने मना कर दिया कि मैंने मुंडन नहीं करवाना क्योंकि मैं लड़की हूँ। तो सब लोग हंसने लगे कि तुम लड़की नहीं हो, तुम लड़का हो। तो मैं हैरान हुई कि ये मुझे लड़की क्यों नहीं मान रहे। तो ये सब जो चीज़ें हैं मेरी ज़िंदगी में आती रही, और
9, 10, 12 साल तक, जब तक सेक्सुअलिटी नहीं क्लियर हुई थी कि सेक्सुअलिटी मतलब कि मैं किसकी तरफ अट्रैक्ट होती हूँ। दुनिया भी हर इंसान किसी ना किसी की तरफ अट्रैक्ट होता है, वो दैट इज सेक्सुअलिटी। तो उस टाइम तक भी बच्चा जो होता है वो लड़का लड़की के बीच जो भेद होता है उससे परे होता है, वो एक जैसा नज़र आता है। तो वो जो चीज़ थी वो मेरे अंदर भी थी। मुझे लोग लड़का लड़की के बीच का समझते थे, ठीक है कुड़ियाँ वर्गा मुंडा है। मेरे माँ को हमेशा अड़ोस पड़ोस की औरतें बोलती तुम्हारा मुंडा जरा ਤੁਹਾਡਾ मुंडा कुड़ियाँ वर्गा लड़कियों जैसा है, चलो घर का काम करवाता है, सारा झाड़ू पोछा बर्तन धुलाना ये सब बहुत अच्छा है। आवारा हमारे लड़कों जैसा नहीं कि आवारा गर्दी कर, क्योंकि मैं स्कूल के बाद सीधे घर में जैसे कोई लड़कियाँ बस मासूम सी सहमी हुई ऐसे में आ जाती थी और दरवाज़ा बंद करके कभी कभी तो मैं रोती थी क्योंकि बहुत सारी बुलिंग भी होती थी। 6 साल की एज में मुझे कन्फ्यूज़न हो गया। जब मुझे स्कूल में भर्ती किया गया तो मैं ये सोच रही थी कि मैं कौन सा वॉशरूम यूज़ करूँ, कि मेल का या फीमेल का, ये सब कन्फ्यूज़न रही मेरे ज़िंदगी में। फिर सेक्सुअल अब्यूज़ होने शुरू हो गए, सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं होती थी, मैं इंटरकोर्स नहीं, किसी ने रेप नहीं किया, लेकिन वो 10-12 साल तक। लेकिन उससे पहले सिर्फ सेक्सुअल अब्यूज़ था, मेरे बॉडी को टच करना, किस करना, ये सब मेरे आस पड़ोस के लोगों ने मेरे जो रिश्तेदार हैं उन्होंने टच करना शुरू किया। हालांकि मुझे इन चीज़ों का पता नहीं था ये क्यों कर रहे हैं ऐसा। अगर मुझे टच कर रहे हैं, किस कर रहे हैं, तो ये हो सकता है लोगों को लगता है मेरे माँ बाप को शायद ये प्यार कर रहे हैं अपने भतीजों को यार, या ऐसा कई बार हम अपने बच्चों को प्यार करते हैं तो हमें लगता नहीं कि ये किस जो कर रहा है किस तरह का किस है। जैसे आजकल सोसाइटी में ये चीज़ बहुत एक टबू है, इसको बहुत सारे लोग घृणा की दृष्टि से भी देखते हैं कि ये ऐसा है ऐसी है जी। पर जितना मैंने पढ़ा है अपना हिस्ट्री, तो हमारा जो एंशिएंट टाइम्स में पुराने ज़माने में किन्नर लोगों की एक खास रिस्पेक्टेबल जगह होती थी सोसाइटी में, जो कि धीरे धीरे अभी कम हो गई है और वो एकदम शोषण की तरफ जा रही है। तो व्हाट इज़ द हिस्ट्री इसका? देखिए इतिहास हम अगर देखें तो इतिहास हमारा स्वर्णिम रहा है। हम लोग सोने जैसे लोग रहे हैं। हिस्ट्री में तो सभी लोग बोलते हैं कि भारत सोने की चिड़िया थी, तो सोने की चिड़िया इसलिए थी कि सिर्फ पैसा नहीं था, हमारा कल्चर भी स्वर्ण जैसा था। हमारे कल्चर बहुत रिच था, ओपन था, एक्सेप्टेंस थी, सेक्सुअलिटी के लिए बात होती थी, जेंडर के लिए बात होती थी, सेक्स पे बात होती थी। सो ये बहुत चीज़ें ओपन थी। हम लोग इसीलिए तो हमारे भारत में खजुराहो जैसे टेम्पल भी हैं। सो इन चीज़ों में बात होती थी। और अगर देखा जाए तो कृष्ण में जो है वो किन्नर बन जाता, मोहिनी रूप में आते हैं, शिव को फिर सखी बनना पड़ता है, अर्धनारीश्वरी रूप में आना पड़ता है। उधर देवदासी प्रथा में किन्नर रहते हैं। भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनी अट्टम, ओडिसी, ये सब नृत्य जनाना लोगों ने शुरू किया। जनाना मतलब जो किन्नर थे उन लोगों ने हम लोग जनाना है, और जननी जो है जन्म देने वाली है। हम एक होता है देवकी, एक यशोदा। देवकी जन्म देती हैं, यशोदा पालती। तो ये जो परंपराएं थी कि हम पालने में जो पालना है उसको हिलाने वाले लोग हैं। हम जो हरम है, जो उनके रानियों के हरम है उनके हम रखवाले थे। सो ये हम लोग जो बीच में मर्द और औरत के बीच में जो पालन करना है, जो पालन करना, पालना हिलाना है, चाहे हम दोनों को, तो ये कल्चर जो बहुत रिच रहा है। इसमें अगर हिस्ट्री में देखा जाए तो सूफीज़म और भक्ति आंदोलन भी शुरू करने वाले हम लोग थे। फिर हरम में हम लोग रहते थे, और ये आते आते बिल्कुल ऐसी दशा में आ गए हम लोग, आज भीख मांगने पे मजबूर हो गए। सो इसका लंबा इतिहास है। तो जैसे आपने बोला जब आप छोटे थे तो आपके जो पड़ोसने थी आपकी मम्मी को बोलती थी कुड़ियाँ वर्गा मुंडा है जी। सो जब आपने फाइनली धीरे धीरे जब ओपन हुए कि दिस इज़ मी, ये मैं ये हूँ, तब उन्हीं लोगों का रिएक्शन क्या था? और आपको कुछ डिफ़िकल्टीज थी, कुछ प्रॉब्लम्स आई? अगर ब्रीफली आप हमें बताओ। देखिए तब तो उन्होंने बच्चा समझ के छोड़ दिया, जैसे कहते हैं ना क्राइम में, तो उनको लगा तो ये एक, अब उनको लगता है ये क्राइम है। उस टाइम उनको हंसी मजाक लगता था, उन्होंने मुझे छोड़ दिया बच्चा समझ। ये ऐसे लॉ में भी ऐसा होता है कि जो बच्चा है उसको जुवेनाइल होम में भेजा, और जो बड़े हैं उनको क्रिमिनल और जेल में भेज दिया। तो बड़ा जो क्राइम करता है, क्राइम तो एक जैसे, अगर कोई मर्डर करता है चाहे वो छोटा करे, बड़ा है तो मर्डर ना, लेकिन उसकी सजा अलग है। तो बचपन में
ये हमें माना जाता है कि मैंने कोई बहुत बड़ा ऐसे कोई क्रिमिनल एक्टिविटी कर दी, मैंने अपराध कर दिया कि अपने आप को चेंज करके, क्योंकि मैं जो थी वह मैंने आज उसको साबित किया कि मैं यही थी, मैं हूँ और यही रहूँगी। पहले जो लोग मुझे हंसी मजाक करके टाल देते थे, आज वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। मेरे रिश्तेदार, मेरे बहन भाई छोड़ के, मतलब मेरे अपने फैमिली वालों तो अब एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन जो मेरे रिश्तेदार हैं उन लोगों के लिए तो मैं हंसी का पात्र हूँ। और वो अब जैसे कोई तड़ी पार करता है ना कि अपने हुक्का पानी बंद करना, उस तरह की हालत में हूँ। लेकिन फैमिली वाले भी उनके साथ थे, लेकिन अभी धीरे धीरे क्या है कि वो मेरे पास आ रहे हैं, मेरे क्लोज आ रहे हैं, क्योंकि मैंने वो रास्ता नहीं अपनाया। मैंने ताली बजाना नहीं, मैंने ताली बजवाना सीख लिया था कि नहीं, ताली नहीं बजाना, ताली बजवाना है। सो ये जब चीज़ें लोगों के दिमाग में, अखबारों में, न्यूज़ में, हर चैनल पे मेरे बारे में छपने लगा, सुनाने लगे लोग, तो घर तक वो बात पहुंची कि नहीं, मेरे घर तक भी ये बात पहुंची कि हमारा बच्चा भीख नहीं मांग रहा, उसने वो रास्ता चुना ही नहीं, एक रिस्पेक्टेबल मकाम हासिल किया है सोसाइटी में। कुछ टाइम तक ये भी रहा कि चलो मजबूरन हर काम करने भी पड़ते हैं, लेकिन वो रास्ता मेरा ज़्यादा टाइम का नहीं था। और जो परंपराएं थी हमारी, जो घुंघरू से किताब तक आने का, तो घुंघरू को मेरे और भी जो मेरे साथी हैं, जो गुरु भाई हैं, तो उन लोगों का अभी वो सफ़र तो रही है। घुंघरू तो बांध के नाचना ही है, पेट पालना है, लेकिन सारी ज़िंदगी घुंघरू बांध के नाचना नहीं है। उस घुंघरू को अगर वो किताब तक लाना, उस ज़िंदगी को किताब तक लाना, वो बहुत बड़ी स्ट्रगल रहा है। और मेरी फैमिली, मेरे सोसाइटी में आज मैंने देखा कि मेरे जो यंगर जनरेशन है, मेरे फैमिलीज़ में, मेरे पूरे कुटुंब परिवारों में, वो उनके अंदर शायद थोड़ा बहुत एक्सेप्टेंस है, लेकिन जो मेरे ताए चाचे, ये इन लोगों में एक्सेप्टेंस, उनमें एक्सेप्टेंस नहीं। वो क्या, ऐसा कैसे होता है, तुम लोग तो आदमी पैदा हुए तो ऐसे कैसे औरत बन जाते। तो उनको नहीं पता ना साइंस क्या है, उनको विज्ञान के बारे में भाषा नहीं आती, उनको नहीं पता कि ये जेंडर आइडेंटिटी क्या है, उनको नहीं पता कि सेक्सुअलिटी क्या है, ये साइकोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल सेक्स कैसे मिसमैच हो जाता है, उनको नहीं पता ये सब चीज़। उनको ये पता है कि आदमी पैदा तो आदमी मरेगा ये। तो ये सब चीज़ें अभी दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि उन्हीं के बच्चे जो मुझे नफ़रत करते हैं, उनको सेंसिटाइज करेंगे उनको। और वो बोल भी रहे हैं, मुझे फ़ोन आता है, मेरे को एक दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट थे वो बात कर रहे थे, मेरे बारे में चर्चा हो रही थी दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो उनमें मेरा कज़न बैठा हुआ था, तो बात कर रहे थे कि पंजाब यूनिवर्सिटी में एक टॉयलेट बना है, सेपरेट वॉशरूम, वो धनंजय चौहान ने बहुत मेहनत से बनवाया है। तो मेरे कज़न को नाम गूंजा, उन्होंने कहा कौन सा धनंजय चौहान, उन्होंने फ़ोटो दिखाई। तो कहता मुझे फ़ोन आया, कहता भाई, वो मेरे को भाई बोलते, कहता भाई मुझे रोना आ गया लिटरली, मैं और उस फ़ोन करते भी रोने लगा। वो कहता मुझे इतने आंसू आए, इतना रोया मैं कि मुझे रोना इसलिए ना आया कि मुझे शर्म नहीं आ रही थी, मुझे गर्व से मेरा सीना चौड़ा हो गया था कि हमारे परिवार में ऐसा बच्चा पैदा हुआ जिसने पूरे भारत में हम लोगों का नाम रोशन किया है। वही है, जैसे आप अभी एक्नॉलेज्ड हो, हर तरफ सेलिब्रेटेड हो। चंडीगढ़ में तो यूर लाइक अ सेलिब्रिटी, बुलाए जाते हो मोटिवेशनल लेक्चर्स के लिए, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में आपने इतना काम किया है। तो अभी जैसे आप एक हाइट पे पहुंच गए हो अपनी एजुकेशन के ज़रिए, तो अभी आप अपनी जो कम्युनिटी के जो बाकी लोग हैं, आप उनको कैसे हेल्प कर रहे हो? जब मेरी एडमिशन हुई थी 2016 में पंजाब यूनिवर्सिटी में एज ए फर्स्ट ट्रांसजेंडर स्टूडेंट, तो दिक्कतें बहुत थी क्योंकि रास्ता साफ नहीं था, रास्ता कठोर था, कांटों भरा था। और पहले भी मैंने सोचा, मेरे को 15 साल हो गए थे, इसमें मेरे गुरु काजल मंगल मुखी भी थी, तो साथ में हम लोग सोचते रहते थे कि गुरु को मैंने बोला कि हम लोग कैसे आगे बढ़ाएं। तो फिर मैंने सोचा कि दरवाज़ा कोई ना कोई तो खटखाएगा, कुंडा कोई ना कोई तो खोलेगा। अगर ट्रांसजेंडर के पास जाए, उनके पास एजुकेशन नहीं, यूनिवर्सिटी लेवल पे कैसे पहुंच जाएंगे वो? जब स्कूल एजुकेशन ही नहीं उनके पास है तो यूनिवर्सिटी में कैसे पहुंचे? तो मैंने सोचा कि मैं जाऊंगी। बेशक मेरी 25 साल बाद दोबारा शुरू हुई पढ़ाई, तो वो चीज़ें, वो भी बहुत मुश्किल से, मैंने वो पहले से ठान लिया था कि 93 में मेरे को रैगिंग करके यूनिवर्सिटी से निकलना पड़ा एमए में। फिर मुझे 94 में लॉ में एडमिशन हुआ, तब भी रैगिंग हुआ, तब भी मुझे निकलना पड़ा। लेकिन मैंने एक बात सोच ली थी कि बनूंगी तो मैं शिखंडी। और वो महाभारत जो है
उसमें निर्णायक जो अभिनय है वो मैं करूँगी। वो जो कुरुक्षेत्र था वो यूनिवर्सिटी था, और जो मेरा धर्म था वो एजुकेशन था। पढ़ाई की जो किताब थी वो मेरे हाथ में थी, वो मेरे गीता जैसे थी, भगवत गीता जैसे, उसको साथ में लेके चलना और समाज को बदलना है। कृष्ण ने जैसे अर्जुन को पाठ पढ़ाया था उसी तरह मुझे दुनिया को पाठ पढ़ाना था कि नहीं, हम लोग कम नहीं हैं, हम आपसे आगे भी नहीं, हम आपसे पीछे भी नहीं हैं, हम आपके बराबर ही हैं। सो ये सब चीज़ें मैंने अपनी मुट्ठी में बांध ली थी। और फिर 2016 में पहले ट्रांसजेंडर स्टूडेंट होने के नाते मैंने एडमिशन लिया। फिर पहली चुनौती थी फीस का, टॉयलेट का, ये सब मैंने लेटर लिखे वाइस चांसलर के नाम पे, और कुछ दिनों में मुझे इसका उत्तर भी आया, रिप्लाई भी आया कि आपके लिए 23 लाख पास हुए हैं बजट, जो ट्रांसजेंडर टॉयलेट बनेंगे सेपरेट पंजाब यूनिवर्सिटी में। एंड दैट वाज द फर्स्ट यूनिवर्सिटी, जो पंजाब यूनिवर्सिटी है पहली यूनिवर्सिटी बनी पूरी दुनिया में जिसमें सेपरेट वॉशरूम बने हैं। फीस माफ़ी है हमारी, अब हमें फ़ीस नहीं देनी पड़ती है, मुझे देनी पड़ी है, लेकिन आने वाली जो बच्चे हैं उनको फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी। एंटी डिस्क्रिमिनेशन सेल है, और पंजाब यूनिवर्सिटी और भी काम, और हॉस्टल के लिए तैयारियां हो रही हैं, अभी चर्चाएं चल रही हैं उसके बारे में। चंडीगढ़ में ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड है। ये सब तमाम जो चीज़ें हैं वो चंडीगढ़ में हो रही हैं। MX कॉलम जो है, जैसे प्रीफिक्स यूज़ होता है मिस्टर मिसेस मिस का, तो मैंने कहा कि वेलफेयर बोर्ड में, ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड में, कि हमारे लिए अपनी पहचान के साथ ये शब्द होना चाहिए MX। बिल्कुल। हाँ, तो वो शब्द चंडीगढ़ में पहली बार यूज़ होने लगा। तो इस तरह तमाम, अब हम लोग बार बार हम स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, और सिर्फ चंडीगढ़ में नहीं, जम्मू, उत्तर प्रदेश और भी जगहों पर, तकरीबन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तराखंड, हर जगह से हमें इनविटेशन आ रहा है, और हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर सेंसिटाइज करने के लिए, लोगों को अवेयर कर रहे हैं। हरियाणा में तकरीबन काफ़ी जगहों में मेरा सेमिनार हुआ, तो ये अवेयरनेस है। तो बेसिकली आपने जो मेहनत से इतना एक खूबसूरत रास्ता बनाया है अपनी आने वाली जनरेशन्स के लिए, कि उनको वो तकलीफ़ें ना हो जो आपको हुई, और धीरे धीरे लोगों को भी सेंसिटाइज कर रहे हैं, तो लोगों के अभी माइंडसेट बदलेगा ज़रूर आने वाले टाइम में। पर लीगल स्टेटस क्या है? देखो 2014 में पंजाब यूनिवर्सिटी में 2014 सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट थी वो 15 अप्रैल 2014 को सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई, जिसमें ट्रांसजेंडर को इक्वल राइट्स दिए गए, और जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार को हिदायत दी गई थी, निर्देश दिए गए थे कि 6 महीने के अंदर आपको ट्रांसजेंडर के लिए हर पॉलिसी बनानी होगी, इनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए। तो हमें इक्वल राइट्स तो मिल गए, लेकिन इक्विटी नहीं मिली। नहीं, इक्वल राइट्स तो लीगली मिले जी, पर लोगों ने उसको लागू किया है कि नहीं? आप जैसे जब जाते हैं आम जगह पे, जैसे आप सपोज मॉल जा रहे हैं, सिनेमा हॉल्स जा रहे हैं, आप यूनिवर्सिटी में तो आपने वैसे बहुत काम कराया है, तो वहाँ पे लोगों का माइंडसेट बदला है कि अब तो ये लीगली इक्वल है हमारे। देखिए, मैं वही बात कर रही थी कि जब सुप्रीम कोर्ट, जब कोर्ट में है, जब लॉ में हम इन लॉज हैं, इन लॉ, हम इन लॉ तो हैं, लेकिन इन हार्ट वो अभी थोड़ा टाइम लगेगा। ओवरनाइट कुछ भी नहीं बदलता है। बिल्कुल। बहुत सारे, आप जैसे तमाम पंजाब यूनिवर्सिटी में तो तकरीबन सही हो गया है, चंडीगढ़ में भी सही हो गया है, हरियाणा, जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ, जो लोग मुझे सुनते हैं वो मेरे फॉलोअर्स बनते जा रहे हैं। कुछ 2 महीने 3 महीने पहले मैं बिलासपुर गई थी, हिमाचल प्रदेश में। जैसे मैं बिलासपुर में घुमारवी एक जगह है, वहाँ मैं बस से उतरी, और बस से उतरते ही मेरे को बोला, धनंजय मैम आप यहाँ। अरे वाह। तो फैन फॉलोअर्स हर जगह तो एक रिकग्निशन मिल रहा है सोसाइटी में। अब मुझे लोग उस नज़र से नहीं, लेकिन मैं एक बात बोलूँ कि थोड़ा सा मेहनत हम जैसे लोगों को भी करना होगा। सभी अपनी कम्युनिटी को बात कर रही हूँ कि मैं उनको भी बात कर रही हूँ कि दोष एक तरफ का नहीं होता, ताली दोनों तरफ से बजती है। बिल्कुल ठीक है, हम लोग दोषारोपण अगर आदमी औरत पे करते रहेंगे तो हम उससे बच नहीं सकते। हमें दोनों तरफ से कदम बढ़ाने होंगे, कुछ कदम आप बढ़ाइए, कुछ कदम हम बढ़ाएंगे, और हमें बाहर आना होगा अपनी पहचान के साथ। तो आपकी तरफ से, आई एम सॉरी मैं बीच में काट रही हूँ, आपकी तरफ से क्या कदम है? जैसे आप अपनी जो यंगर जनरेशन्स हैं, या जो जैसे यंग बच्चे हैं जो उस दौर से गुजर रहे हैं, जैसे आपने बोला कि मैं बैठ के सोचती थी कि मैं हूँ क्या, तो उनको हेल्प करने के लिए, उनको काउंसिल करने के लिए वो कैसे होता है? मेरे पास
तकरीबन रोज 4-5 लोगों के कॉल या मैसेंजर पे या व्हाट्सएप पे आते हैं, मैसेज आते हैं, और वो पहले तो सलाम करते हैं कि आप रोल मॉडल हो हमारे, और वो लोग काफ़ी लोग तो सुसाइड जैसे पॉइंट पे बैठे हैं। I'm sure, यस, और इतना डिप्रेशन में सिर्फ ट्रांस नहीं, एलजीबी, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, इंटरसेक्स, एसेक्सुअल तमाम लोग हैं जो इतने ज़्यादा परेशान हैं अपनी ज़िंदगी से। तो मैं उनको एक ही बात बोलती हूँ, देखिए, एक जब हम लोग ताला बंद करते हैं तो एक चीज़, जब नंबरिंग होती है ना तालों की, आपने देखो नंबर होते हैं, जब हम नंबर मिलते हैं तो खुल जाते हैं। बिल्कुल। अब जिसको डिसऑर्डर करते हैं तो वो बंद हो जाता है। तो हमारी ज़िंदगी में अगर हम एक चीज़ को, अगर हमारी अपनी ज़िंदगी मिल जाती है तो कुछ फैमिली छूट जाती है। बिल्कुल। अगर हम फैमिली के साथ रहते हैं तो हम खुद छूट जाते हैं। बिल्कुल। तो एक ना एक चीज़ को, या तो अगर आप दोनों को मिलाना है तो पहले थोड़ा एक चीज़ को छोड़ना पड़ेगा। जैसे मैंने अपनी फैमिली को छोड़ दिया था, या समझ लो कि छूट गए थे मजबूरन, लेकिन उसके लिए मुझे पता था मेरी फैमिली छूट गई है, लेकिन उसको मिलाना कैसे है, वो आपके पास तरकीबें होनी चाहिए। मैंने वो रास्ता अपनाया नहीं जिस रास्ते से हम दूर निकल जाएं। हमने वो ब्रिज बनाया जिसमें 2 समाज इकट्ठे हों। वो ब्रिज मैं उनको बोलती कि देखो, हम लोग जरूर, मैं मानती हूँ कि डिप्रेशन में है, लेकिन डिप्रेशन में रह के हम लोग कोई काम नहीं। हमारे इंडिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, काउंसलिंग नहीं होती, काउंसलिंग सेंटर्स नहीं है। और काउंसलिंग अगर होती भी है तो मोस्टली वो इसलिए होती है कि आपको ये बीमारी है, आप ठीक हो जाओगे, उस तरह की काउंसलिंग। बहुत सारे ऐसे लोग भी, मैं तथाकथित बाबा लोग भी हैं, एंड बहुत सारे पॉलिटिशियन भी हैं जो इसके बारे में, ये हमारी संस्कृति नहीं है, हमारा ये सब चीज़ें, ये डिसऑर्डर लोग हैं, इनको मेडिकली ट्रीटमेंट, ऐसा साइंस ने कुछ भी नहीं लिखा। वी आर नेचुरल। मैं कोई एग्जांपल बताऊँ, मेरे को एक परिवार आया अपने बच्चे को लेकर मेरे पास, तो उन्होंने कहा कि काउंसलिंग की मैंने उनको पहले, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे बच्चों को ठीक कर दीजिए। तो मैंने समझा, मैं उसका सही पात्र नहीं थी उसको समझाने के लिए। जहाँ तक मैंने समझाया, लेकिन मैंने कहा ये लोग काला और सफ़ेद कोट से मानते हैं लोग, आम पब्लिक काला और सफ़ेद कोट, वकील और डॉक्टर। तो मैं डॉक्टर के पास ले गई, पीजे में साइकेट्री के पास। तो डॉक्टर से पहले मैं मिली, उनको बताया कि ऐसे ऐसे फैमिली हैं, वो चाहते हैं कि उनका बच्चा ठीक हो जाए। वो समझते हैं कि उनका बच्चा फीमेल जैसा है और वो मेल बॉडी में फीमेल है। तो डॉक्टर के पास लेके गए, डॉक्टर ने कहा, उन्होंने वही शब्द उन्होंने बोले डॉक्टर को कि हमारे बच्चों को ठीक कर दीजिए, ये समझ रहा है कि मैं लड़की हूँ। तो उन्होंने, डॉक्टर ने कहा, डॉक्टर पहले हंसे, उन्होंने कहा कि ये बच्चा तो ठीक नहीं, ये तो बच्चा ठीक है, ठीक आपको होना है। बिल्कुल ठीक, हमें अपना माइंडसेट ठीक करना है, वो एक्सेप्टेंस हमें लेके आना है। एक्सेप्टेंस, जैसे आपने बोला अननेचुरल इज ऑल्सो नेचुरल। तो अगर कोई हमारे एक सेट जैसे ब्लैक एंड व्हाइट से, अगर हम मेल या फीमेल से कुछ हटके है तो वो भी नेचुरल है। वी हैव टू एक्सेप्ट इट, राइट। पर कई बार धनंजय जी ऐसे होता है कि बहुत सारे लोग, आजकल एक फैशन सा हो गया है, बहुत सारे लोग प्रिटेंड कर रहे हैं ट्रांसजेंडर होने का, जस्ट टू गेन दैट पॉपुलैरिटी, और वो जो कुछ एक प्रिविलेजेस होते हैं उनको सिर्फ उनको पाने के लिए वो प्रिटेंड करते हैं, वो अपने आप को ड्रेसअप ऐसे करते हैं, बिहेव ऐसे करते हैं, जबकि वो हैं सोसाइटी के हिसाब से नॉर्मल एकदम। तो उनके लिए कोई एक्शन होता है, आप उनको कैसे आइडेंटिफाई करते हो, या कुछ होता है उसके बारे में? देखिए, हम लोग डिसाइड नहीं कर सकता कौन क्या है। हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपसे ही पूछेगा कि आपको क्या बीमारी है, राइट। डॉक्टर होने के बावजूद वो आपको डायरेक्ट मेडिसिन नहीं दे सकता है। वो आपसे ही पूछेगा आपको दर्द हो रहा है, आपको कहाँ दर्द हो रहा है, किस जगह दर्द हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या हुआ ऐसा। अगर नहीं भी कोई दर्द है कोई भी, लेकिन साइकोलॉजिकल डिप्रेशन में तो क्या ऐसी बात है जिसके कारण आप ऐसा हो रहे हो। बिल्कुल। जब कोई इंसान ट्रांसफॉर्मेशन करता है, ट्रांसफॉर्मेशन 2 तरह की है। अगर कोई इंसान झूठा बनता है तो वो बेगिंग में हो सकता है। ओके। भीख मांगने के लिए हम साड़ी पहन लेंगे, जैसे तो कई सिग्नल्स पे होता है रामलीला में, राइट, है ना, ऐसे कई नाटक करते हैं, डांस करते हैं, तो कुछ देर के लिए हम कपड़े पहन लेते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं होता हम ट्रांसजेंडर हैं। असली आइडेंटिटी वो होती है जिसके पास अपना आधार कार्ड हो, वोटर कार्ड हो, पासपोर्ट है, जो आइडेंटिटी कार्ड होते हैं वो। एंड सेकेंड, इतना आसान नहीं साड़ी पहनना,
ये बहुत, ये हमें पता है कि इतना मुश्किल होता है साड़ी पहनना। साड़ी पहन के बाद एक औरत हो जाती हो, क्योंकि साड़ी पहनना सिर्फ एक साड़ी पहनना नहीं है ना, वो पूरी पर्सनालिटी आपकी पूरी पर्सनालिटी झलकती है, वो चेंज करनी पड़ती है। आपका फेस, अगर रामलीला या भीख मांगने तक तो आप साड़ी पहन, लेकिन आप पब्लिक में रहने के लिए, राइट, आप पढ़ रहे हो, कॉलेज में जा रहे हो, यूनिवर्सिटी जा रहे हो, आपने पब्लिक प्लेसेस पे जाना है, तो आपको पूरा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन करनी पड़ेगी, सर्जरी भी लेनी पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ें, नहीं तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे दुनिया आपको। हम लोग भी तो वही, हम लोग उसी रास्ते पे हैं कि हम तो अगर हमें लगता है कि एक एक चीज़ को हम लोग देखते हैं कि ये इस बात पे, अगर मेरी हल्की सी दाढ़ी है तो इसको हटाऊं, कैसे हटाया जाए, लेज़र लेनी है, हाँ। ट्रीटमेंट लेना, फीमेल हार्मोन्स लेने हैं, हमें ये करवाना वो करवाना, कितना मुश्किल है, कितना दर्द। ये जो लेज़र है कोई बच्चों का खेल थोड़ी है, इसका तो ट्रीटमेंट इतना दर्दनाक होते हैं। तो आई थिंक उससे अच्छा है कि जस्ट बी करेजियस इनफ टू एक्सेप्ट व्हाट यू आर। तो बट उसको प्रिटेंड करने से भी कोई फायदा नहीं है, सिर्फ इसलिए कि मुझे थोड़े एक्स्ट्रा पैसे मिल जाए। लेकिन उससे ये है कि सपोज मुझे लगता है, लोग बोलते हैं कि आप ऐसे भी तो रह सकते हैं, बट द थिंग इज दैट जेंडर डिस्फोरिया भी तो होता है। राइट, मुझे ये लगता है मैं औरत हूँ, पर मैं औरत जैसे क्यों नहीं हूँ। एंड ऐसे बच्चे में जो अपने आप अब्यूज करते हैं अपनी बॉडी को, सिगरेट से जला देते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, काट देते हैं फेस को, क्योंकि मेरा फेस ऐसा क्यों नहीं है, मेरी फीमेल जैसी बॉडी क्यों नहीं है, अपने आप को चाकू से गोद देते, और बाद में क्या होता है, सुसाइड कर लेते हैं डिप्रेशन में। ये दूसरा इंसान जिस तन लागे वो तन जाने, दूसरा इंसान नहीं जान सकता, वो चाहे कितना बड़ा डॉक्टर हो, कितना बड़ा साइंटिस्ट हो, उसको नहीं पता कि ब्रेन में क्या चल रहा है। अभी तक दुनिया को ये नहीं पता कि ट्रांसजेंडर होते कौन है। हमारा मेडिकल जो सिलेबस है वो इसको अननेचुरली माना बैठा अभी तक, वो चेंज ही नहीं हुआ अभी तक। हालांकि सब कुछ बदल गया दुनिया में, WHO ने पूरी गाइडलाइन बना रखी, पर इंडिया में अभी तक वही पढ़ाई जा रहा है MBBS में कि करिकुलम चेंज नहीं हुआ। यस, सो हम लोग डॉक्टरों को ट्रेनिंग देते हैं, डॉक्टर ये बोलते हैं, वो डर जाते हैं कि हम लोग किसी मर्ज का इलाज तो कर सकते हैं, लेकिन एक अच्छी खासी बॉडी को रिकंस्ट्रक्ट करना ये तो परमात्मा ही करता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अल्टीमेटली उनको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वही अननेचुरल इज नेचुरल, उनको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हम जो बॉडी को चेंज कर रहे हैं ये ज़रूरत है। और ये सब ट्रेनिंग हो रही है, सब चीज़ें अब चल रही हैं पूरे दुनिया भर में, ये ट्रेनिंग्स हो रही, डॉक्टर की ट्रेनिंग हो रही है, वो लोग इसको नया करिकुलम बन रहा है पूरे यूरोप में, पूरे अमेरिका, सब थाईलैंड में, हर जगह इसको समझाया जा रहा, पढ़ाया जा रहा है। जेंडर आइडेंटिटी, जेंडर डिसऑर्डर, जेंडर डिस्फोरिया, सेक्सुअलिटी, सेक्स, जेंडर एक्सप्रेशन, आप बात कर रहे थे कि एक्सप्रेस क्यों करते हैं ऐसा, वो जेंडर एक्सप्रेशन होता है। इट इज़ माई फ्री, ये आर्टिकल 19 में है, फंडामेंटल राइट्स है, आप अपने आप को प्रदर्शित कर सकते हैं, अनलेस अनटिल यू शुड नॉट वायलेट द वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑफ अदर पर्सन। जब तक आप, मैं साड़ी पहन लूँ वो आपको क्या दर्द हो रहा है, लेकिन तब तक जब तक मैं आपको टच करके या आपको हरास नहीं कर रही हूँ, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही, क्रॉसिंग द लाइन ऑफ डिग्निटी अगले बंदे की। मैंने साड़ी पहन ली तो आपको क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल, मैंने आपको तो कुछ भी नहीं बोला, मैंने आपको कोई टच भी नहीं किया, मैंने आपकी कोई ह्यूमन राइट्स वायलेट नहीं किए। इट इज़ माई फंडामेंटल राइट्स, मैं क्या पहनूं। हम इंडिया के लोग धोती पहनने वाले पतलून पहन लिए है ना, आज हम फीमेल ने साड़ी पहन के एक जीन्स की पैंट कस ली, तो क्या हम लोग साड़ी नहीं पहन सकते? इसमें कहाँ लिखा फीमेल की है? पर धनंजय जी, अभी इतनी स्ट्रगल के बाद these are, जैसे आपने बोला राइट ऑफ एक्सप्रेशन, तो आजकल एक दौर चल रहा है बड़े, एक और राइट का, राइट टू वोट, इलेक्शंस आने वाले हैं, एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम यू विल बी वोटिंग एज अ ट्रांसजेंडर, सो हाउ इज दैट फीलिंग? इट इज़ लॉन्ग स्ट्रगल। हम सारे हिजड़ा ट्रांसजेंडर लोगों ने बहुत लंबा संघर्ष किया, 70-80 साल तक वेट किया है। 1950 के बाद 51-52 में जब पहले इलेक्शन हुए थे, उसके बाद जब इलेक्शन होने के बाद सारे हिजड़ा लोगों ने वोट डालने का अधिकार तो था ही नहीं, और जो 1993-94 में वोट जो डालने का अधिकार मिला भी है तो वो फीमेल मेल का था। बहुत सारे ट्रांसजेंडर ने अपना मेल और फीमेल में ही रखा था। फिर वो स्ट्रगल हुआ कि नहीं, हमारी ये पहचान तो है ही नहीं, तो ये स्ट्रगल हुआ 2011-12 में। सारे इंडिया के ट्रांसजेंडर दिल्ली में इकट्ठा हुए, सब लोगों ने एक PIL डाली सुप्रीम कोर्ट में, 2014 में उसका जजमेंट भी आई। उसके बाद ये सब चेंज हुआ, और आज हमें वो महसूस हो रहा कि हम लोगों ने जो जंग लड़ी थी वो हम जीत चुके हैं। आज हम
वो ट्रिगर, जो बटन दबाने का अधिकार हमें भी है। हम भी किसी को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर आप एक्सेप्ट कर सकते हो या रिजेक्ट कर सकते हैं हमें, हम भी, हमारे पास भी वो पावर है कि हम एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें। लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी देखना कि हम समाज के साथ चल रहे हैं, हम पार्लियामेंट में अपने उम्मीदवार भेज रहे हैं, एंड दूसरा कि हमारे जैसे बीच में से लोग और भी हैं जो इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं। हमारी रिप्रेजेंटेशन भी, हमारे जो वहाँ पर लोग होंगे वो हमारे बीच में से वहाँ पर कुछ लोग होंगे। हम लोग ये भी मांग करेंगे 33% जो वुमेन्स के रिजर्वेशन है उसमें 2% जोड़ के 35% कर दिया जाए, 2% किन्नरों के लिए। ओके तो ये 35% तो हो आपको लगता है जैसे आपकी जो रिप्रेजेंटेशन होगी लोकसभा में, राज्यसभा में, उससे फर्क पड़ेगा आपकी जो स्ट्रगल है फॉर इक्वल राइट्स, फॉर इक्वल एवरीथिंग? क्यों नहीं पड़ेगा? देखिए, कुछ पार्टियों का हम लोग सोचें कि तो जिन लोगों की जो आज हम सत्ता में पार्टी है उसकी तो 1982-83 में जब भी हैं उनकी एक ही सीट थी, एक सीट से आए थे, बिल्कुल। तो उन्होंने लंबा संघर्ष किया है, आज वो पूर्ण बहुमत में है। तो हम क्यों नहीं सोचेंगे कि आज हमारे एक भी इंसान जाता है तो अगर 30 साल 40 साल बाद अगर वहाँ पर पूर्ण मेजोरिटी आ जाती है किन्नरों की, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो बिल्कुल, सकता है। बिल्कुल। जब कि कोई ये नहीं सोच सकता ये नहीं हो सकता, हो सकता है, नथिंग इम्पॉसिबल। True. मैं तो ये भी हो सकता पूर्ण बहुमत से किन्नर आ जाए बिल्कुल 40 साल 50 साल बाद। आप हैरान हो जाओगे, कभी सोचा नहीं होगा कि आपने कि आज 550 के 550 किन्नर बैठे होंगे और वो एक धुरी का काम कर रहे होंगे समाज को बदलने का। आपने कभी सोचा आगे जाके गोइंग इनटू पॉलिटिक्स? क्यों नहीं सोच सकते, मेरा भी अधिकार है। मैं भी तो चाहती हूँ कि जैसे मैं इस बार वोट करेंगे तो अगली बार इलेक्शंस लड़ेंगे, ऐसा सोचा? बिल्कुल सोचा मैंने। मैं चाहती हूँ कि पार्लियामेंट में जाऊँ, चाहे किसी भी रास्ते से जाऊँ, राज्यसभा में जाऊँ चाहे लोकसभा में जाऊँ, बट मुझे जाना है। और मेरा सफ़र वहाँ तक नहीं है, मेरा तो दुनिया की जो संसद है यूनाइटेड नेशन, वहाँ तक पहुँचने का भी है कि मैं दुनिया की जो संसद है यूनाइटेड नेशन में भी स्पीच दूँ, ताकि दुनिया को एक मैसेज दे सकूँ कि हम लोग आपसे ना ज़्यादा है ना कम है, हम आपके बराबर हैं, हम आपके साथ ही बैठेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे, वी विल नॉट गो एनीवेयर। हम इसी दुनिया के जब आप कंटेस्ट करोगे, आई विल बी द फर्स्ट वन टू वोट फॉर थैंक यू सो मच। और आगे की क्या, अभी जैसे वोटिंग हो गया, बहुत सारी स्ट्रगल हो गई और बहुत सारी अचीवमेंट्स भी हो गई, इसके आगे क्या है? इसके आगे अभी और भी रास्ता जहान है। बहुत, अभी सफर लंबा अभी है तो कि पहली सीढ़ी, अभी तो पहली सीढ़ी है, दिल्ली दूर नहीं है। बिल्कुल। तो दिल्ली दूर नहीं है मतलब कि हम किसी से कोई उलझना नहीं चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि ये जो सारा समाज है एक साथ मिल के रहे, कोई किसी तरह का फसाद ना हो, कोई धर्म के नाम पे, कोई जाति के नाम पे, कोई ऊंच नीच, इकोनॉमिकली ये वो सब बराबर रहें। और ये जो इक्वालिटी की बात, हम बार बार ह्यूमन राइट इक्वालिटी की बात करें, इक्विटी भी सबको बराबर मिलना चाहिए, सबको रोटी बंटनी चाहिए। बिल्कुल। और वो हमारा जो आगे का सफ़र ये है कि सबको वो जो रोटी है। और मेरा एक और भी है कि जब मैं जाऊंगी तो मैं अवेयरनेस पे ज़्यादा फोकस करूंगी। अवेयरनेस मतलब हम दिलो दिमाग को एक बार क्लिक करना चाहिए कि हम जितना मर्जी किसी को पैसा दे दें, कुछ भी दे दें, जब तक उसकी ज़िंदगी में अगर बदलाव लाना है तो उनको ऐसा मंत्र दे देना कि वो अपनी ज़िंदगी के साथ साथ 10 लोगों की और ज़िंदगी बदल दें। तो ये जो चीज़ें अवेयरनेस की हैं, आप कन्या बचाओ कन्या पढ़ाओ, ऐसे किन्नर बचाओ किन्नर पढ़ाओ, किन्नरों को भी तो आगे बढ़ना, उनको मार थोड़ी देना आपने। और वो बढ़ क्यों रहे? वो तो देखो 3 चीज़ें प्रकृति बाय डिफ़ॉल्ट, तीसरी चीज़ हमेशा रहती है, 2 चीज़ें कभी नहीं होती। तीसरी चीज़, थर्ड एग्जामिनर भी रहता है, थर्ड एम्पायर भी होता है, तीसरी प्रकृति भी होती है, दिन है रात है तो संध्या भी होती है, और सुबह भोर बेला भी होती है। हम 2 बार आते हैं, हम सुबह भी आते हैं शाम को भी आते हैं। मर्द और औरत को बार बार जगाते हैं कि आप एक सुलाते हैं एक बार जगाते हैं। आप सुबह जगाते हैं कि आपने जाना है, और शाम को ये कि आपने थक गए अब काम, अब सो जाओ। तो ये जो किन्नर का ड्यूटी है, मोरालिटी मॉरल वैल्यूज उनको बताना कि नहीं आपका धर्म ये है। धर्म का मतलब धारण करना होता है अच्छी बातों को। हम वेस्ट की सारी गलत बातें धारण कर लेते हैं लेकिन उनकी अच्छी बातें नहीं धारण करते हैं। तो जो धर्म का मतलब असली मकसद ये होता है कि धारण करना, अच्छी बातों को धारण करना। धरणी जैसे पृथ्वी है, इस पे हम खड़े हैं तो धर्म को धारण करके। और ये सब चीज़ें मेरी आगे आने वाली जो चीज़ें
मेरा जो फ्यूचर में है, लोगों को भी अवेयर करना और बच्चों को अवेयर करना, वो जेंडर न्यूट्रल सोसाइटी बनाना। बिल्कुल, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, जेंडर न्यूट्रल Gender neutral सोसाइटी, society. लाइक यू सेड, एक बैलेंस क्रिएट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। यस सबकी खुशी के लिए, बिकॉज हमारे बच्चे भी खुश रहें, चाहे वो नेचुरल हो या अननेचुरल हो, साइंटिफिक टर्म्स में सब खुश रहें। जैसे दुनिया बोलती है कि यू आर थर्ड जेंडर, बिल्कुल, तो मैं बोलती इफ आई एम थर्ड जेंडर देन हु इज फर्स्ट जेंडर। वो चीजें भी नहीं रहनी चाहिए, मतलब मिसकंसेप्शन भी नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग भी नहीं रहनी चाहिए कि अगर मैंने बोला मैं थर्ड जेंडर हूँ तो आप डिसाइड कर लो कि आप कौन हो। तो ये भी सो इंस्टेड ऑफ फर्स्ट सेकंड थर्ड, लेट्स जस्ट हैव द जेंडर ऑफ ह्यूमैनिटी। एक जेंडर रखते हैं, इंसानियत का जेंडर। आई थिंक दैट विल क्रिएट लॉट ऑफ हैप्पीनेस इन द सोसाइटी, एंड अपनी लाइफ तो चेंज होगी, आसपास के लोगों की भी लाइफ पॉजिटिव बनेगी, हैप्पीनेस आएगी, सब आराम से रहेंगे। कोई हमारे बच्चों को उस डायलेमा से नहीं गुजरना पड़ेगा, उस दर्द से नहीं गुजरना पड़ेगा कि मैं हूँ कौन। राइट, बिल्कुल। सो ये जो चीज़ें हैं कि वेद में एक मंत्र आता है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म को जानो, और किन्नर से बढ़िया वो कोई नहीं जानता, क्योंकि हम ही तो कंफ्यूज हो जाते कि मैं कौन हूँ। बिल्कुल, उस मंत्र के सहारे हम सारी ज़िंदगी गुजारते हैं कि मैं कौन हूँ। और आदमी औरत कंफर्टेबल जोन में पैदा होते हैं, उनको वो बोलते हैं कि क्यों पंगा लेना है, लेकिन हम पंगा लेते हैं। हम क्वेश्चन करते हैं समाज से, हम सवाल खड़ा करते हैं कि ऐसा क्यों है, हम रीजनिंग करते हैं, ऐसा क्यों है, कुदरत ऐसा क्यों करती है, प्रकृति ने ऐसा क्यों रचा है। सो हम लोग बच्चे पैदा करने यहाँ नहीं आए हैं, हम 130-40 करोड़ हो गए हैं, मारे फिर रहे हैं, रोटी के लिए तड़प रहे हैं, जॉब्स नहीं है किसी के पास। जब भारत आज़ाद हुआ तो 30-40 करोड़ लोग थे, आज 100 करोड़ बढ़ गए हैं। तो आई थिंक इट्स टाइम, जो हम ये जो आपने अभी सवाल किया है कि मैं कौन हूँ, आई थिंक इट्स टाइम द होल सोसाइटी गेट्स टुगेदर एंड ट्राइज टू आंसर दिस कि ये कौन है, एंड गिव्स देम दैट स्पेस वेयर दे कैन बी हैप्पी, दे कैन प्रॉस्परस, they can study, they can go anywhere in the world they want to. Exactly. हम दुनिया में जाते हैं, सरकारों को अभी जो पार्लियामेंट, ये जो इलेक्शन हो रहे हैं, बहुत सारे जो पॉलिटिशियन हमारे पास आ रहे हैं, तो मैं सीधा ही उनको बोलती हूँ आपके मैनिफेस्टो में क्या लिखा हुआ। बिल्कुल, इक्वालिटी के बारे में क्या है, ट्रांसजेंडर के बारे में क्या है, LGBT कम्युनिटी के बारे में क्या लिखा हुआ, आप क्या काम करने वाले हैं। मैं क्वेश्चन करती हूँ, वो लोग हैरान हो जाते हैं कि किन्नर भी हमसे मैनिफेस्टो मांग रहे हैं, पढ़े लिखे IAS ऑफिसर, ये सब डॉक्टर नहीं मांग रहे हैं, किन्नर मांग रहे हैं मैनिफेस्टो। तो यही होता है सफर, जो घुंघरू से किताब तक जाता है। तो वही सफर इतनी इस मुकाम तक पहुंच जाता है कि पूरी सोसाइटी को क्वेश्चन करता है। तो चलते चलते धनंजय जी, अभी आई थिंक हमारा टाइम हो रहा है, तो व्हाट वुड यू लाइक टू टेल एवरीवन हु इज वाचिंग अस राइट नाउ, बिकॉज आई एम श्योर बहुत सारे लोग हैं जो बहुत कुछ पूछना भी चाह रहे होंगे, पर लेट्स सी आप क्या बताएंगे सबको। मैं 1-2 लाइन सुना देती हूँ। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया। वैसे मैंने सुना है आप बहुत अच्छा गाते हो, तो मैं बोलना नहीं चाह रही थी, मैं कहा आप खुद ही गाएंगे। नहीं, अच्छा नहीं गाती हूँ, बहुत मैं ट्राई करती हूँ गाने की, कोशिश करती हूँ, क्योंकि उन बड़े गुरुजनों की तरह तो मैं गा नहीं सकती, ना मैं उनको पाँव तक जा सकती हूँ, उनकी जूती तक भी नहीं हूँ, लेकिन अगर दिल से कोशिश करें तो बहुत आगे पहुँच सकते हैं। जो दिल की बात समझ ले फकत निगाहों से, जो दिल की बात समझ ले फकत निगाहों से, तमाम शहर में ऐसी कोई नजर भी है, शबे फिराक की यारों कोई सहर भी है, हमारे हाल की उनको कोई खबर भी है, शबे फिराक की यारों कोई शहर भी है। Wow, so beautiful, so beautiful. I wish I could clap और यहाँ पे 10-12 लोग और होते तो हम अच्छे से अपलॉड करते, but I'm sure वो टाइम भी आएगा very soon जब हम आपको सुनेंगे। So everyone, this was Dhananjay Chauhan with us in our first episode of the series The Road Less Traveled.
हम आते रहेंगे आपके पास बार बार, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। आवर चैनल इज़ 11 स्ट्रीम, यूट्यूब पे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नेक्स्ट टाइम प्लीज़ पार्टिसिपेट मोर। लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच।